आज के चुनावी तर्कश का तीर है एक खास पहला एक्सपीरियंस। पहला एक्सपीरियंस हमेशा ही शानदार होता है, चाहे वो आपका पहली बार साइकिल चलाना हो, पहला दोस्त बनाना हो, पहली बार स्कूल कॉलेज जाना हो या फिर आपका पहला प्यार ही क्यों ना हो। ये एक्सपीरियंस मेमोरी बन जाते हैं और ताउम्र हमारे जहन में बस जाते हैं। हम आज जिस पहले एक्सपीरियंस की कहानी सुनेंगे वो किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे देश का एक्सपीरियंस था। हम दास्तान सुनेंगे भारत में हुए पहले लोकसभा चुनाव की, ऐसा चुनाव जिसके बारे में कहा गया था कि यह इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। ऐसा चुनाव जिसके बारे में एक मैगजीन में लिखा गया था कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीते जी ये देख लेंगे कि भारत का पहला चुनाव कितनी बुरी तरह असफल रहा। इतना ही नहीं, इंडियन सिविल सर्विस के एक अंग्रेजी ऑफिसर ने यहां तक कह दिया कि आने वाला वक्त लाखों अनपढ़ लोगों के मतदान की एक बेहूदगी से भरी नौटंकी देखेगा। तो आइए सुनते हैं कहानी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोकतंत्र बनने की। आगे बढ़ने से पहले आपका शुक्रिया, आपने चुनावी तर्कश के पहले एपिसोड को बहुत प्यार दिया। अगर अभी भी आपने पहला एपिसोड नहीं देखा है तो भाई जल्दी जाइए, ऊपर आई बटन फ्लैश हो रहा है, यहां से आप ये एपिसोड देख सकते हैं। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. अभी आपने ये रेयर वीडियो देखा। ये वीडियो पंडित नेहरू की आइकॉनिक स्पीच की क्लिप है। ये स्पीच पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 के मिडनाइट को दी थी। ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान को 200 सालों के औपनिवेशिक दमन, दर्द और गुलामी से आजादी मिली थी। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि जब दुनिया सो रही होगी तो भारत अपनी आजादी के लिए जागेगा। लेकिन मन में सवाल ये आता है कि सही मायनों में भारत की आजादी क्या है? ये भारत के लोगों को कैसे महसूस होगा कि वो आजाद हो गए हैं? ऐसा क्या करना चाहिए नवजात भारत को कि इसके नागरिकों को लगे कि वो खुली जगह में सांस ले रहे हैं? यूं तो आजादी की कई परिभाषाएं हैं, लेकिन सबसे आसान भाषा में कहें तो लोग आजादी तब महसूस करते हैं जब उन पर राज किसी और का नहीं बल्कि उनका खुद का होगा, यानी जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। इसी कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर कोई भी लोकतांत्रिक देश चलता है और इस मुकाम को पाने के लिए ही होता है चुनाव। देखिए, थियरी और प्रैक्टिकल में बहुत अंतर होता है। रामचंद्र गुहा ने इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में लिखा है, द इलेक्शंस रिप्रेजेंटेड अ रिमार्केबल एम्बिशन, दे वर एन एक्ट ऑफ फेथ। यानी चुनाव एक एक्ट ऑफ फेथ है। चुनाव करवाना है ये तो तय हो गया था, लेकिन चुनाव कैसे होगा, कौन करवाएगा, ये एक बड़ा सवाल था। चुनाव करवाना कितना कठिन काम था ये जानने के लिए सबसे पहले भारत की भौगोलिक और सामाजिक चुनौती को समझिए। इमेजिन कीजिए एक ऐसा देश जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में कन्याकुमारी तक और पश्चिम में गुजरात और राजस्थान से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तक तरह तरह की विविधता से भरा हुआ है। कहीं घने जंगल हैं, कहीं समुद्री टापू हैं, कहीं गर्म रेगिस्तान हैं तो कहीं बर्फीली वादियां हैं, जहां निर्वाचन क्षेत्र और मतदाता 1 मिलियन स्क्वायर मील से अधिक क्षेत्र में फैले हुए हों। इसलिए हर दूर दराज के गांव में अंतिम मील तक जाकर मतदान का आयोजन करना एक बड़ी भौगोलिक चुनौती तो जरूर थी। अब भारत की सामाजिक परिस्थिति को समझते हैं। 1951 में भारत की जनसंख्या थी 36.1 करोड़ और साक्षरता दर कितनी थी? 18.32%। यानी मोटे तौर पर समझे तो 100 में से लगभग 80 लोग निरक्षर थे। इसके अलावा एक ऐसा देश जिसने हाल ही में आजादी का स्वाद चखा हो, जिसके लोगों को सदियों की गुलामी की आदत हो, जहां भूखमरी और गरीबी हो, वहां लोकतांत्रिक चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं? कैसे लोगों को समझाएंगे कि होरी किसान जैसे गरीब आदमी के पास वोट की ऐसी ताकत है कि वो अपने वोट से सरकार चुन भी सकता है और बदल भी सकता है? कैसे लोगों को जागरूक करेंगे कि आपको वोट देने जाना है? कौन करेगा इस समस्या का समाधान? विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनाव को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक खास आदमी को चुना गया। ये थे सुकुमार सेन।
दरअसल भारत में चुनाव करवाने के लिए 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग ईसीआई नामक संवैधानिक संस्था का गठन हुआ। फिर 21 मार्च 1950 को चुनाव आयोग की बागडोर सौंपी गई सुकुमार सेन को। इस प्रकार भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए सुकुमार सेन। सुकुमार सेन आम आदमी नहीं थे। उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के अलावा लंदन विश्वविद्यालय से स्नातक किया हुआ था। खास बात यह थी कि वो गणित में गोल्ड मेडलिस्ट थे। सेन 1921 में भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएस में शामिल हुए थे। इसके साथ ही सेन ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव नियुक्त होने से पहले कई जिलों में कलेक्टर के रूप में भी काम किया था। मैथमेटिशियन सुकुमार सेन के लिए पहला चुनाव संपन्न करवाना कोई आसान काम नहीं था। हर मतदाता की पहचान, नाम और पंजीकरण किया जाना था। मतदाताओं का यह पंजीकरण महज पहला कदम था। निरक्षर मतदाताओं के लिए पार्टी चिन्ह, मतपत्र और मतपेटियां डिजाइन की जानी थी। फिर मतदान केंद्रों को उचित दूरी पर बनाया जाना था और चुनाव क्षेत्र का सीमांकन भी किया जाना था। इसके साथ ही ईमानदार और कुशल अधिकारियों की भर्ती की जानी थी। वोटिंग पारदर्शी होनी चाहिए थी ताकि चुनाव लड़ने वाली पार्टियों को निष्पक्षता से हिस्सा लेने की अनुमति मिल सके। इसके अलावा आम चुनाव के साथ राज्य विधानसभाओं के चुनाव भी होने थे। इन सभी कामों में बहुत सारा वक्त लगने वाला था, लेकिन सेन सभी मुश्किलों के लिए तैयार थे। फिर वो घड़ी आ गई जिसका सबको इंतजार था। 19 अप्रैल 1950 भारत का चुनाव संबंधी कानून यानी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का प्रस्ताव पारित करते हुए प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने बताया कि चुनाव 1951 के बसंत में होंगे। अब अगर भारत को वास्तविक लोकतंत्र चाहिए तो एक जरूरी शर्त पूरी होनी चाहिए थी। यह शर्त थी सभी वयस्कों को वोटिंग का अधिकार देना, यानी अमीर हो या गरीब, पुरुष हो या फिर महिला, जवान हो या फिर वृद्ध, सबको बराबर वोटिंग राइट्स तो मिले और सभी का सरकार बनाने में योगदान हो। इसी को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं और ये नए नवेले राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। भारत ने 175 मिलियन योग्य मतदाताओं को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रदान किया। पश्चिमी देशों को भारी अचरज हुआ कि जिस देश को हाल ही में आजादी मिली थी, जिस देश ने हाल ही में 12 मिलियन शरणार्थियों के प्रवास के साथ खूनी विभाजन देखा है, जिस देश ने बड़ी मेहनत से कई रियासतों को एक संघ में लाने की कवायद शुरू की, उसने तुरंत अपने नागरिकों को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार देने का विकल्प चुन लिया। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस समय बहुत कम देशों में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिया गया था। पश्चिम में मताधिकार पहले निश्चित संपत्ति रखने वाले पुरुषों को मिला, फिर श्रमिकों को और फिर जाकर महिलाओं को। उदाहरण के लिए अमेरिका को ले लीजिए। अमेरिका ने अपने सभी वयस्क नागरिकों को 1965 में जाकर वोट देने का अधिकार दिया था, लेकिन भारत ने तो एक झटके में वो सब कर दिखाया जिसको करने में पश्चिमी दुनिया को सदियां लग गई थी। ये तो तय हो गया कि सभी वयस्कों को सरकार चुनने की जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन अब अगली चुनौती थी मतदाता सूची को तैयार करने की। मतदाता सूची की तैयारी आजादी के तुरंत बाद शुरू हो गई थी। नवंबर 1947 में ही राज्य सरकारों को मतदाता सूची बनाने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए कह दिया गया था। संसद ने इसके लिए सबसे पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 पारित किया था, जो मतदाताओं की योग्यता और मतदाता सूची की तैयारी और प्रकाशन से जुड़े मामलों का प्रावधान करता था। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन नवंबर 1950 से चरणबद्ध तरीके से हुआ। प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित करने वाले अंतिम राज्य बिहार, ओडिशा और पंजाब थे। अंतिम लिस्ट नवंबर 1951 में प्रकाशित की गई। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में यह भी बताया गया कि संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कैसे आयोजित किए जाएंगे। इसके बाद इसने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 पारित किया, जिसमें विधायिका, चुनाव मशीनरी, मतगणना, चुनाव खर्च, सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता से संबंधित सारे विस्तृत प्रावधान थे। 1950 के एक्ट के तहत बताया गया कि एक वोटर वोट डाल सकता है बशर्ते वो भारत में रह रहा है और उसकी उम्र 21 साल या इससे ज्यादा होनी चाहिए। यह शर्त तो भारत में रह रहे सामान्य नागरिकों के लिए थी, लेकिन उनका क्या जो बंटवारे की त्रासदी में फंसे हुए थे। खास बात यह थी कि बंटवारे के कारण लंबे समय तक आजादी के बाद भी शरणार्थियों का भारत आना जारी रहा। भारत इन शरणार्थियों को भी लोकतंत्र के निर्माण में शामिल करना चाहता था, इसलिए शरणार्थियों को वोटिंग राइट देने के लिए संविधान सभा ने इन सभी को मतदाता सूची में शामिल करने का निर्णय लिया। शर्त बस इतनी थी कि इनको एक एफिडेविट देना होगा कि इनका संबंधित शहर या गांव में स्थायी रूप से निवास करने का इरादा है। शरणार्थियों की समस्या तो हल कर ली गई,
लेकिन चुनाव आयोग को उत्तर भारत में अभी एक और अजीबोगरीब सामाजिक समस्या से निपटना था। कलुआ की अम्मा, चिरौंजी लाल की मेहरारू, राम खिलावन की बहुरिया, ठीक सुना आपने, यही समस्या थी। उत्तर भारत में कई महिलाएं खुद को फलां की मां या ढिकाने की पत्नी के रूप में रजिस्टर कराना चाहती थी, अपने नाम से नहीं। इस पर चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए कि महिलाओं को मतदाता सूची में किसी की पत्नी, किसी की मां के रूप में रजिस्टर नहीं किया जाएगा। बजाय इसके महिलाओं को अपने नाम पर वोट देने के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन चुनाव आयोग के कहने के बावजूद कई महिलाएं अपने असली नाम को रजिस्टर नहीं करवा रही थी। इसलिए चुनाव आयोग ने ऐसी महिला वोटर्स को अमान्य घोषित कर दिया। लगभग 2.8 मिलियन महिला मतदाता सूची से बाहर हो गए। इसके कारण बहुत हंगामा हुआ। अंततः जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश भर से 17.32 करोड़ मतदाता नामांकित हुए, जिसमें 45% महिलाएं थीं। जैसा हमने शुरू में बताया था कि बड़े पैमाने पर अशिक्षा और गरीबी के माहौल में चुनाव करवाना एक बड़ी चुनौती थी। लोगों को चुनाव के प्रति जागरूक करवाना इस चुनौती का एक दूसरा पक्ष था। लेकिन चुनाव आयोग हर प्रकार की चुनौती से लड़ने के लिए तैयार था। 1951 के पूरे साल चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के इस महापर्व के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए फिल्में दिखाई, रेडियो के साथ साथ समाचार पत्रों का भी इस्तेमाल किया। वोटर्स किस तरह से अपना वोट डालें, ये समझाने के लिए 3000 से अधिक सिनेमा घरों में विजुअल्स का इस्तेमाल किया गया। ऑल इंडिया रेडियो के माध्यम से भारत के नागरिकों तक पहुंच बनाई गई। रेडियो में संविधान पर कई कार्यक्रम प्रसारित किए गए, जिनमें वयस्क मताधिकार के बारे में बताया गया। मतदाता सूची तैयार करने और मतदान की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। जागरूकता बढ़ाने के लिए इस समय लगभग 397 नए समाचार पत्रों का प्रकाशन शुरू हुआ था। हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद इनमें से अधिकांश समाचार पत्र बंद भी हो गए थे, ये भी सच है। खैर, जागरूकता के लिए चलाए गए बहुत सारे प्रयास सफल हो रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग का फोकस अब एक नई समस्या पर था। मतदाता किस प्रकार अपनी मनपसंद पार्टी या व्यक्ति को वोट दे पाएं, यह भी तो एक बड़ा सिरदर्द था। उस समय ईवीएम मशीनें तो थी नहीं। वोटिंग की जाती थी एक मतपत्र को मतपेटी में डालकर। उस दौरान ज्यादातर पश्चिमी देशों में मतदाता पार्टी के नाम पर ही अपना वोट डालते थे, लेकिन भारत के लिए यह समस्या विकट थी। ये देखते हुए 1951 में भारत की साक्षरता दर केवल 18.33% थी। बैलेट बॉक्स को अलग अलग रंगों से रंगने का सोचा गया, जिनमें से हर एक बैलेट बॉक्स किसी एक उम्मीदवार का प्रतिनिधित्व करता हो। अब खुद सोचिए, 17 करोड़ से अधिक वोटर्स के लिए कितने बैलेट बॉक्स की जरूरत होगी। 1 दर्जन से अधिक मैन्युफैक्चरर्स को 19 लाख स्टील बैलेट बॉक्स बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। हर बॉक्स की कीमत 4 से 6.12 रुपए तय की गई थी। 19 लाख स्टील बैलेट बॉक्स बनाने में लगभग 8200 टन स्टील का उपयोग हुआ। लोकसभा चुनाव के लिए बैलेट बॉक्स 4 रंगों में रंगे गए थे: ऑलिव ग्रीन, मेडो ग्रीन, पेल ग्रीन और ब्रेंजविक ग्रीन। वहीं विधानसभा उम्मीदवारों के लिए बैलेट बॉक्स चॉकलेट, महोगनी, टीक, डार्क टैन और ब्रॉन्ज रंग के थे। लेकिन यह आइडिया कुछ जमा नहीं। दरअसल यह प्रैक्टिकल यानी व्यावहारिक नहीं था। इसीलिए अंततः निर्णय लिया गया कि सभी बूथों पर प्रत्येक उम्मीदवार के लिए एक अलग बैलेट बॉक्स होगा, जिस पर उम्मीदवार का चुनाव चिन्ह लगा होगा और अलग अलग भाषा में उसका नाम लिखा होगा। इसी तरह लोकसभा चुनाव में एक और इनोवेशन देखा गया। यह इनोवेशन भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से विकसित की गई वो स्याही थी, जिसे मतदाताओं की उंगली पर लगा दिया जाए तो वो 1 सप्ताह तक वैसी की वैसी रहती थी। चुनाव में इस स्याही की कुल 3,89,816 शीशियों का इस्तेमाल किया गया। यह इसलिए किया गया था ताकि कोई वोटर दोबारा जाकर वोट न डाल दे। चलिए अब बात उस कागज की करते हैं जिससे सरकारें बदल दी गईं। ये कागज था मतपत्र, वोटिंग बैलेट यानी मतपत्र। 1 रुपए के नोट के आकार का था। इनका रंग गुलाबी था और इन पर भारत निर्वाचन आयोग अंकित था। इसमें राज्य को दर्शाने वाले वर्णमाला के 2 अक्षरों के साथ एक क्रमांक भी छपा हुआ था, जैसे बिहार के लिए BR, असम के लिए AS इत्यादि। आप स्क्रीन पर एक मतपत्र देख पा रहे होंगे। यह भारतीय लोकसभा चुनाव 1951-52 के लिए था। इसमें HY का मतलब है हैदराबाद। मतपत्रों पर सीरियल नंबर काले रंग में और राष्ट्रीय चिन्ह सफेद रंग में छपा हुआ था। साथ ही लोकसभा के मतपत्र में जैतूनी हरे रंग की एक मोटी खड़ी पट्टी थी और राज्य विधानसभाओं के लिए चॉकलेट रंग की पट्टी होती थी। पहली मॉक पोलिंग ड्रिल 5 अगस्त 1951 को उदयपुर में आयोजित की गई थी। चुनाव में कांग्रेस पार्टी मुख्य दावेदार थी, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी से लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासभा तक
अलग अलग आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने वाली कई पॉलिटिकल पार्टियां भी रेस में शामिल थी। कुल 14 पार्टियों को राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता दी गई, जबकि कुल 53 पार्टियों ने चुनाव लड़ा था। आप सभी राष्ट्रीय पार्टियों की लिस्ट स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। चुनावी अभियान का दारोमदार पंडित जवाहरलाल नेहरू पर आ गया था। चुनावी अभियान के लिए नेहरू जी ने 9 सप्ताह के भीतर कुल मिलाकर 25,000 मील की यात्रा की थी। 18,000 हवाई मार्ग से, 5200 कार से, 1600 ट्रेन से और यहां तक कि 90 मील नाव से भी। चुनावी अभियान के दौरान एक बार भीड़ ने नारे लगाए, पंडित नेहरू जिंदाबाद। इस पर पंडित नेहरू ने तुरंत कहा, पंडित नेहरू जिंदाबाद नहीं, नया हिंदुस्तान जिंदाबाद। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीपीआई की बात करें तो अंग्रेजों द्वारा कम्युनिस्ट गतिविधियों को गैरकानूनी भी घोषित कर दिया गया था, जिसके कारण सीपीआई ने भारत को आजादी मिलने तक गुप्त रूप से काम किया था। सीपीआई की इमेज भी थोड़ी खराब हो गई थी, क्योंकि इसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसमें शामिल न होने का फैसला ले लिया था। सीपीआई ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन का तिरस्कार किया था। इसके महासचिव बीटी रणदीवे ने 1947 में मिली आजादी को दिखावा कह दिया और नेहरू सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। हालांकि एक नए महासचिव अजय घोष के नेतृत्व में 1951 में सीपीआई ने एक नया कार्यक्रम अपनाया, जिससे पार्टी को आजादी के बाद भारत में संसदीय राजनीति में प्रवेश की अनुमति मिल गई। वाम दलों में अन्य प्रमुख पार्टी थी केएमपीपी यानी किसान मजदूर प्रजा पार्टी, जिसके अध्यक्ष जीवत राम भगवान दास आचार्य कृपलानी थे, जेबी कृपलानी साहब। जेबी कृपलानी के नेतृत्व वाली केएमपीपी कांग्रेस से अलग हुई एक और पार्टी थी। कृपलानी ने 1934 से 1945 तक कांग्रेस के महासचिव के रूप में काम किया था और 1946 में पार्टी अध्यक्ष चुने गए थे। इनके नेहरू जी और महात्मा गांधी के अलावा कांग्रेस के अधिकांश वरिष्ठ नेताओं के साथ कई तरह के वैचारिक मतभेद थे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर केएमपीपी बना ली थी। वहीं एक और वामपंथी दल सोशलिस्ट पार्टी पहले कांग्रेस के भीतर एक वामपंथी गुट हुआ करता था और बाद में इसे जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया ने एक पार्टी के रूप में गठित किया था। इनके भी नेहरू जी के साथ वैचारिक मतभेद थे। हालांकि लोहिया अहिंसा के गांधीवादी सिद्धांत का पालन करते थे, लेकिन जयप्रकाश नारायण अधिक उग्रवादी दृष्टिकोण के समर्थक थे। पार्टी का मार्गदर्शक सिद्धांत विकेंद्रीकृत समाजवाद था। इन सभी वामपंथी पार्टियों ने कांग्रेस पर गरीबों को धोखा देने का आरोप लगाया था और पुरानी गांधीवादी कांग्रेस के आदर्शों का समर्थन किया था, जिसमें जमींदारों और पूंजीपतियों के हितों से पहले श्रमिकों और किसानों के हितों को रखा जाता था। इसी तरह बीआर अंबेडकर ने निचली जातियों के उत्थान के लिए अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ SCF का गठन किया था। इन सब के अलावा अखिल भारतीय जनसंघ, हिंदू महासभा, करपात्री महाराज जी की अखिल भारतीय राम राज्य परिषद और त्रिदीप चौधरी की रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी जैसे अनेक दल अपनी किस्मत आजमाने लोकतंत्र के चुनाव में उतरे थे। पहले लोकसभा चुनाव में 1874 लोकसभा उम्मीदवार थे। लोकसभा में कुल सीट्स थीं 489 और संसदीय क्षेत्र थे 401। वोटिंग की डेट्स विभिन्न राज्यों में तैयारियों की स्थिति और जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तय की गई थी। मतदाता क्षेत्र 10 लाख स्क्वायर मील से अधिक में फैला था। मतदान के लिए सरकारी और निजी भवनों का उपयोग करके निर्वाचन क्षेत्रों में 1,96,084 मतदान केंद्र बनवाए गए थे। चुनाव करवाने के लिए 3 लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई थी। लॉ एंड ऑर्डर को संभालने के लिए लगभग 3.38 लाख पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। मतदान अंततः दिसंबर 1951 और फरवरी 1952 के बीच हुआ। हिमाचल में सबसे पहले मतदान हुआ। हिमाचल प्रदेश के चीनी और पांगी विधानसभा क्षेत्रों में बौद्धों के एक समूह ने वोट सबसे पहले 25 अक्टूबर 1951 को डाले, क्योंकि ठंड बढ़ने के साथ यहां जमकर बर्फबारी होती है और यह क्षेत्र शेष भारत से कट जाता है। इस तरह स्वतंत्र भारत के सबसे पहले मतदाता बने श्याम सरन नेगी। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के कल्पा में मतदान किया। इसके बाद 10 दिसंबर 1951 को देश के बाकी हिस्सों में वोटिंग हुई। ये राज्य थे त्रावणकोर, कोचीन, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, हैदराबाद और पंजाब। शेष सभी राज्यों में जनवरी 1952 के दौरान मतदान हुआ। उत्तर प्रदेश के उत्तरी पहाड़ी इलाकों में मतदान फरवरी 1952 के दूसरे पखवाड़े में हुआ, जब वहां बर्फ पिघल गई थी। सबसे अधिक मतदान लगभग 80.5% केरल के कोट्टायम संसदीय क्षेत्र में दर्ज किया गया। वहीं सबसे कम 18% वर्तमान मध्य प्रदेश के शहडोल में। उड़ीसा के जंगली जिलों में अप्रत्याशित रूप से बहुत अधिक मतदान हुआ।
जहां आदिवासी तीर धनुष के साथ बूथों पर आए थे। यहां पर एक बूथ पर सबसे अधिक मतदान हुआ 70%। इसके पड़ोसी बूथ पर केवल 2 पैंथर और 1 हाथी को देखा गया था, जिसके कारण कोई वोट नहीं पड़ा। भारत की वित्तीय राजधानी बॉम्बे, जिसमें 1349 से अधिक मतदान केंद्र थे, 70% मतदान देखा गया। फैशनेबल मध्यम वर्ग की तुलना में श्रमिक कहीं अधिक संख्या में आए। औद्योगिक क्षेत्रों में मतदान केंद्रों पर वोटिंग से पहले लंबी लंबी कतारें देखी गईं। हालांकि इसके विपरीत मालाबार हिल में स्थित WIAA क्लब में, जहां 2 मतदान केंद्र बनाए गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे लोग टेनिस या ब्रिज खेलने के लिए आए हुए हैं और केवल संयोगवश मतदान कर दिया। बॉम्बे में चुनाव होने के अगले दिन मीजो पहाड़ियों में चुनाव हुए। बंबई के विपरीत पूर्वी पाकिस्तान और बर्मा की सीमा से लगे आदिवासी क्षेत्र मीजो पहाड़ियों में 8000 स्क्वायर मील में केवल 113 बूथ थे। लगभग 92,000 आदिवासी ग्रामीण जंगलों के रास्तों से कई दिनों तक चलने के बाद अपने बूथों पर पहुंचे और जाकर वोटिंग की। इस प्रकार पूरे देश में लगभग 44.87% मतदाताओं ने वोटिंग किया और ऐसा निरक्षरता के उच्च स्तर के बावजूद हुआ था। कांग्रेस ने कुल 489 में से 364 सीटें हासिल करके आराम से जीत हासिल कर ली। हालांकि 50% से अधिक मतदाताओं ने गैर कांग्रेसी उम्मीदवारों या पार्टियों को वोट दिया था। पहले आम चुनाव में सीपीआई उप विजेता बनकर उभरी थी। हालांकि इसने मात्र 16 सीटें जीती थी। सीपीआई के बाद जयप्रकाश नारायण और राम मनोहर लोहिया की सोशलिस्ट पार्टी थी, जिसने 254 सीटों पर चुनाव लड़कर 12 सीटें हासिल की थी। कृपलानी साहब की केएमपीपी केवल 9 सीट जीतने में कामयाब रही। भारतीय जनसंघ केवल 3 सीटें जीतने में सफल रहा और इसके संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी स्वयं कलकत्ता दक्षिण पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से जीत गए। 1952 के चुनाव में डॉक्टर अंबेडकर की पार्टी को ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई और इनकी पार्टी केवल 2 सीट जीत पाई। कांग्रेस को भी कुछ क्षेत्रों में हार का स्वाद चखना पड़ा था। कांग्रेस के 28 केंद्रीय मंत्री एक भी सीट जीतने में असफल रहे, जिनमें मोरारजी देसाई भी शामिल थे। इस आम चुनाव में एक सबसे आश्चर्यजनक बात क्या हुई? 1952 के भारतीय आम चुनाव में कम्युनिस्ट रवि नारायण रेड्डी पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट से खड़े हुए थे। इनका लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र नलगोंडा था। इन्हें इस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू से भी ज्यादा वोट मिले थे। है ना कमाल की बात? एक फिल्मी डायलॉग है, तुम्हारी जीत से ज्यादा चर्चे हमारी हार के हुए हैं। ऐसा ही एक वाकया इस लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिला था। सबसे उल्लेखनीय हार में से एक BR अम्बेडकर की हार। बाबा साहेब बॉम्बे नॉर्थ सेंट्रल सीट से खड़े हुए थे और अपने पूर्व निजी सहायक नारायण सदोबा काजरोलकर से लगभग 15,000 वोटों से हार गए थे। वहीं आचार्य कृपलानी केएमपीपी उम्मीदवार के रूप में उत्तर प्रदेश के फैजाबाद से हार गए थे, लेकिन उनकी पत्नी सुचेता कृपलानी ने दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार मनमोहनी सहगल को हरा दिया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1951-52 के पहले आम चुनाव में लोकसभा उम्मीदवारों को अधिकतम 25,000 रुपए और कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में केवल 10,000 रुपए खर्च करने की अनुमति कानूनी रूप से दी गई थी। वहीं अगर पूरे लोकसभा चुनाव के खर्चे की बात करें तो सबसे पहले यह समझिए कि चुनाव के लिए केंद्र सरकार भुगतान करती है। इन खर्चों में मतदान कर्मियों और सशस्त्र सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, मतदान केंद्रों की स्थापना, जागरूकता कार्यक्रम चलाने और मतदाता पहचान पत्र जारी करने के लिए चुनाव आयोग का प्रशासनिक व्यय भी शामिल होता है। 1952 के आम चुनाव में 53 पार्टियों के 1874 उम्मीदवार 401 निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रहे थे, जिसके लिए 1.96 लाख मतदान केंद्रों की आवश्यकता थी और 19 लाख स्टील बैलेट बॉक्स बनवाए गए थे। इस तरह देश के पहले आम चुनाव में कुल 10.5 करोड़ रुपए का खर्च हुआ था। इस चुनाव के सबसे बड़े गुमनाम नायक थे सुकुमार सेन। उन्होंने अपना काम इतने बखूबी तरीके से किया कि 1953 में सूडान ने अपने चुनाव में उनको पहला मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया और सूडान में एक सड़क का नाम भी उनके सम्मान में रखा गया। इनकी सेवाओं के लिए 1954 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इस तरह दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए और इस सफलता ने पश्चिमी देशों के मुंह पर एक जोरदार तमाचा लगाया। 1952 के चुनाव ने साबित कर दिया कि लोकतांत्रिक चुनाव गरीबी और अशिक्षा के माहौल के बावजूद बखूबी करवाए जा सकते हैं। इतना ही नहीं, 1952 के चुनाव पूरी दुनिया में लोकतंत्र के इतिहास के लिए मील का पत्थर साबित हुए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कैसा लगा आपको यह एपिसोड? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।
हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।